Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry classes. So guys, if you remember, I have completed biodiversity, right, for first year students, and today actually see बहुत सारा पार्ट जो पोल्यूशन का है मैं ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुका हूँ. सो आई विल टच ओनली दोज पार्ट ऑन द इन योर पोल्यूशन विच एक्चुअली आई कुडंट कवर इन योर क्लास. तो आज से हम उसकी बात करेंगे. ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन, और इस नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा सकते हैं. तो यू मे हैव अ शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर coming examination. Okay, so this is the first picture which actually shows the theme of your noise pollution. In the letter N you can see lots of vehicles are there and horns are honking everywhere, जिससे बहुत सारी आवाज़ आ रही है. तो ये एक नॉइस पोल्यूशन का इंडिकेटर है. इफ़ यू सी योर नेक्स्ट स्लाइड, राइट, तो नॉइज़ एक्चुअली अगर आप देखें डेफिनेशन यहाँ पे हमने दे रखी है, व्हाट इज़ नॉइज़ एक्चुअली. ओके, so this is who definition, right? So it is not who definition, it is WHO. It should be capital W, capital H and capital O. तो आप ये कहेंगे कि भाई जब पता है तो पहले से ठीक क्यों नहीं किया. तो एक्चुअली ये स्लाइड मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है. दे आर अवेलेबल फ्री ऑन द इंटरनेट. सो आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम देयर एंड सम ऑफ देम इन सम ऑफ द स्लाइड्स एक्चुअली आई हैव मेड सम चेंजेस इफ़ पॉसिबल, लेकिन कहीं पे छूट गया है. बट जहाँ पर भी एरर पकड़ में आएगा तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे. ओके, सो यहाँ से आप देखें कि WHO के अकॉर्डिंग क्या है. नॉइज इज द अनवांटेड साउंड एमिटेड फ्रॉम द ऑल सोर्स एक्सेप्ट एट द इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस. तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो इंडस्ट्री आपकी होती है वहाँ पे वैसे ही मशीन बहुत हैवी रन करती हैं, तो वहाँ पे नॉइज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है. तो ये अनवांटेड साउंड जो है बहुत सारे सोर्सेज से निकल सकता है, लेकिन इंडस्ट्री को इसमें साइड में रखा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली इतनी नॉइज़ होती ही होती है. लेकिन इसके भी कुछ नुकसान होते हैं, उसकी हम बात करेंगे. देन यू कैन सी इन द थर्ड पॉइंट WHO स्टेटेड दैट नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन वेलबींग. तो ह्यूमन वेलबींग से क्या मतलब है भैया, आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है. और हेल्थ से रिलेशन होने के साथ साथ देखिए, चाहे हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ हो चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, ठीक है, जब इस फिजिकल या मेंटल हेल्थ को कहीं से थ्रेट पहुंचता है किसी भी साउंड से, तो वो नॉइज़ कहलाती है. अब ये किसी के लिए मान लीजिए, सी फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ को पसंद करते हैं या आपको ड्रम सुनना बहुत पसंद है, तो वो ड्रम चाहे कितना तेज बजे कैसा बजे, तो आपको तो वो एक बहुत बढ़िया सूदिंग लगेगा. लेकिन जिसको इसका नॉलेज ही नहीं है, जिसको पसंद ही नहीं आता, तो उसके लिए वो नॉइज़ हो सकती है. सो देयर मे बी नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द नॉइज़ एंड योर एक्चुअली से योर नॉइज़ एंड योर प्लीजेंट साउंड. कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पर्सन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. हालांकि WHO ने या फिर आपकी WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर कंट्रीज़ ने भी अपने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया है कि किस लेवल की नॉइज़ होनी चाहिए. तो उस हिसाब से नॉइज़ और आपके जो है सूदिंग साउंड में डिफ्रेंशिएट किया जाता है. ओके, एंड देन यू कैन सी द लास्ट वन. इट इज़ एन अंडररेटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी कांट सी स्मेल और द टेस्ट इट. तो देखिए, ये मैं हमेशा क्लासेस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है और एक दूसरी चीज़ जो आपको नज़र नहीं आ रही है, तो जो नज़र नहीं आता है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जो दिखता नहीं तो हम उसको इग्नोर भी करते हुए चलते हैं. एंड यू कैन सी द साउंड, एक्चुअली वी कैन नॉट स्मेल द साउंड, वी कैन नॉट एक्चुअली टेस्ट द साउंड, वी कैन नॉट सी द साउंड. सो दैट्स वाई वी अंडररेट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पोल्यूशन, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नॉइज. ओके, सो देन यू कैन सी हियर अनदर आस्पेक्ट विच इज़ एक्चुअली द सेम जो लास्ट स्लाइड में है, उसी की हमको बात थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. रॉन्ग साउंड, रॉन्ग साउंड मीन्स जो आपको सूद नहीं करता है, दैट वुड बिकम नॉइज देन फॉर यू. ओके, इन द रॉन्ग प्लेस इन रॉन्ग टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है, मान लीजिए रॉन्ग टाइम से क्या मतलब है, किसी बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं. ओके, किसी बच्चे के अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं और वो अपने घर में अपना पढ़ाई कर रहा है,
लेकिन फिर वहीं पास में मान लीजिए कोई होटल है, तो वहाँ से वो आपका कुछ खूब तेज आपके साउंड म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। तो देखिए क्या है, ये रॉन्ग साउंड हो जाएगी, वर्क प्लेस भी रॉन्ग प्लेस भी इसकी हो गई, और टाइमिंग भी रॉन्ग हो गई उस बच्चे के लिए जो पढ़ रहा है। लेकिन जो वहाँ पे इसको एंजॉय कर रहा है उसके लिए तीनों में से कोई भी पैरामीटर ये काम नहीं करेंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सी इन दिस सेंचुरी और से इन द लास्ट सेंचुरी इट इज डिस्क्राइब्ड एज द century of the noise. 20th century is described, sorry, 20th century is described as the century of the noise. तो इसलिए क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ और बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम्स भी आए, तरह तरह की और फायर क्रैकर्स भी इंट्रोड्यूस हुए। तो इस सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ नॉइस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज। ओके, and then noise pollution describes the variety of the noise produced in this modern era lead to the very important stress factor। तो मैंने बताया था अभी कि मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, तो स्ट्रेस फैक्टर को भी ध्यान में देना पड़ेगा। ओके, देन यू कैन सी द सोर्सेज, हाउ मेनी सोर्सेज, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सोर्सेज फॉर नॉइज पोल्यूशन आर देयर। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे देखिए बॉटम पिक्चर में, यहाँ पे जो मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फायर क्रैकर्स जो दिवाली में बम पटाखे आप जलाते हैं उसका एक पिक्चर है, और एक ये नॉइस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे इसको मेजर किया जा रहा है। तो ये एक सोर्स है। पटाखे भी जो दिवाली में जलते हैं, अब हिंदुस्तान में है तो दिवाली की बात करेंगे, अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज़ में चला जाइए तो क्रिसमस पे और आपके न्यू ईयर पे भी बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर शो वगैरह होते हैं, राइट। तो ये आपका एक नॉइस का सोर्स तो है ही है। एंड देन इन द टॉप पिक्चर यू कैन सी इट्स अ बस स्टेशन समवेयर। ओके, एंड लॉट्स ऑफ व्हीकल्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ द बसेस। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हॉकिंग वगैरह रहती है और आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये भी आपके सोर्स हैं। सो आई हैव लिस्टेड some of the sources here. Transportation systems are the main source of the noise pollution in the urban area. ओके, क्योंकि जो शहर का अर्बन एरिया मीन्स जो आपका शहर का एरिया है, सिटी एरिया है, ओके, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेन जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है, ये मेन सोर्स है। इसके अलावा आप देखें अर्बन एरिया, इसके अलावा देखिए फैक्ट्रीज हैं, जिसको हमने भी इंडस्ट्रीज को दूर रखने की बात करी थी पहले ही WHO के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये नॉइस तो क्रिएट करती हैं। देन लॉट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट्स, ओके, then railway junctions, bus terminals which is shown here, then यस सर रेडियोज़। तो रेडियोज़ की बात तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूमन आई के लिए ह्यूमन ईयर के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली तो है नहीं, तो इन हमको तो प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगेन रिमेंबर, इफ़ वी आर डीलिंग विद द, और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट your pollution, okay, then we cannot actually relate this pollution only to the human beings. It is well related to the animals and the birds also. तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं, या जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं, ये जितनी भी वेव्स होती हैं, इनसे जो है आपकी जो बर्ड्स हैं, राइट, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो पेट्स आपके हैं, डॉग वगैरह हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इन साउंड से इरिटेट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं, इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा इन्वायरमेंटल, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस की आप बात कर रहे हैं, तो हर लिविंग बीइंग के लिए ये बात होनी चाहिए। देन देयर कम्स द टेलीविजन, ओके, देन द वाटर मोटर पंप, वॉर फील्ड्स, फेस्टिवल क्रैकर्स जो कि हमने दिवाली में बात करी आपकी यहाँ पे, ठीक है, देन द ब्लो हॉर्न्स, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब देखिए क्यों 20th सेंचुरी को आपका सेंचुरी ऑफ नॉइस कहा जाता है, क्योंकि इसमें से जितनी चीज़ें हैं मोर देन 90% ये 20th सेंचुरी में ही आपकी डेवलप हुई हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉइज़, नॉइज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो लाउडनेस हो सकती है, कितनी लाउड है, और दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो ये दो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉइज़ की। अब यहाँ पे आप देखिए नॉइज़ को समझ सकते हैं कि नॉइज़ को क्या, नॉइज़ में जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज़ द लाउडनेस। सो लाउडनेस कैसे आपकी डिटरमाइन की जाती है, कितना प्रेशर क्रिएट कर सकती है, हम उसकी बात करेंगे। सो दिस इज़ लिटिल टेक्निकल, हालांकि फर्स्ट ईयर में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ डेसिबल यूनिट आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो यू कैन सी हियर लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विच इनिशिएटेड साउंड एक्चुअली, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन और ये थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगा, सिंस यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके, आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको पता ही है कि वाइब्रेशन अगर चल रहे हैं, और एम्पलीट्यूड की बात करूं तो सिंपल साइन वेव की ही अगर हम बात कर लें इस तरीके से,
ओके। तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये भी आपकी एक वेव ही है, आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की तरह मान लीजिए। ओके। और ये देखेंगे कि एम्पलीट्यूड जो होता है, ये वाला एरिया एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये इतना बढ़ जाए कि फिर ये साउंड क्रिएट करने लगे सूदिंग म्यूजिक के अलावा, तो ये लाउडनेस आपका कहलाएगा। ओके। एंड अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, किसी को कोई एम्पलीट्यूड सूद करेगा, किसी को नहीं करेगा। ओके। सेकंड, जो लाउडनेस होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेसिबल्स में आपकी मेजर की जाती है और इसकी यूनिट भी यही है। तो हमेशा आप देखेंगे ये डेसिबल यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर एसआई यूनिट्स की बात करें आप इसमें, तो एसआई यूनिट्स में आप देख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ द साउंड प्रेशर इज द पास्कल। तो प्रेशर तो आपको पता है, प्रेशर की यूनिट पास्कल ही होती है। एंड इफ यू कन्वर्ट दैट 20 माइक्रो पास्कल, देन 20 माइक्रो पास्कल इक्वल्स टू 0 डेसिबल। तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पास्कल और डेसिबल को याद रखें, बाकी ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी आप चलें तो देखें, फिर इसको आप जो है प्रेशर को आप पास्कल्स के अलावा बार में भी दे सकते हैं। और बार, क्योंकि अब स्टैंडर्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड यूनिट आपकी जो बार है वही है, माइक्रो बार को फिर आप क्या करते हैं, डाइंस पर सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको देगा कि कितना आपका प्रेशर ये क्रिएट कर सकता है। बट अगेन माई सजेशन इज दैट नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल these things. The only thing which you should remember that the loudness is measured in the decibel, okay, and in the SI unit it is measured in the pascal. सिर्फ इतना ही याद रखें। देन यू कैन सी, यहाँ पे एक दो पिक्चर आपको दिखाई गई हैं, और इफ़ यू सी बोथ द पिक्चर्स, ओके, तो एक ये पिक्चर ए है, ये दूसरी पिक्चर बी है, जो इसके ये बी इसके नीचे छुप गया है, दिख नहीं रहा है। ओके। So consider we have the two loudspeakers, the first playing a sound with the power P1 and another playing a louder version of the same sound with the power P2. तो ये आपकी मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करने की जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप ले सकते हैं कि पावर है दैट इज P1, और यहाँ पे जो है वो पावर P2 है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके। साउंड सेम है लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो द डिफरेंस इन द डेसिबल बिटवीन द टू इज डिफाइंड टू द, ये फॉर्मूला आपका दिया है कि अगर डिफरेंस निकालना चाहे डेसिबल में, तो इसको निकालने के लिए आप देखें 10 log P2 by P1 ऑफ dB। ओके। और यहाँ पे लॉग जो है ये बेस 10 पे है, इसको आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल बेस नहीं है, बेस 10 है। तो जो कुछ भी 10 आएगा तो उसकी वैल्यू लॉग 10 टू द बेस 10 वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ये दिया होगा। बट अगेन इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, if the second produces twice as much as power than the first one, the difference would be just like that। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा कि मान लीजिए कि जो ये पावर P2 है, ये जो है इसकी पावर जो है पहले से डबल है, से अगर इसकी x है तो इसकी 2x है, मान लीजिए पावर, इस तरीके से ले सकते हैं। ओके। तो इस केस में अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए log 2 P2 by P1। तो P2 की मैंने कितनी मानी थी, देखिए, सी यू कैन पुट 2x, ओके, ओवर देयर, जस्ट लाइक दैट। और नीचे आपकी पहले वाले सोर्स की मैंने कितनी मानी थी, P1, दैट इज x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू द 2। ओके। और इसकी अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी 3। ओके। इसको चेक कर लीजिएगा, तो 3 डेसिबल, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। और इफ द सेकंड हैड 10 टाइम्स द पावर ऑफ द फर्स्ट वन, तो मान लीजिए अगर 10 टाइम्स है तो फिर इसको 10 डेसिबल कर लेंगे फर्स्ट से। ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हैं कि पहले से 10 गुना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले में फिर से आप रखेंगे वैल्यू को, तो फिर ये वैल्यू लॉग फॉर्म में इतनी आ जाएगी। एंड इफ यू रिलेट ऑल these two this and this, then it will give you the 60 dB। बट अगेन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सी ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए विदाउट मैथमेटिकल बैकग्राउंड कर रहा है तो वो सोचेगा कि भाई क्यों इतने बवाल में पढ़ना है। तो उतने बवाल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको डेसिबल और ये फॉर्मूला याद है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके। देन अगेन द सेम थिंग हेयर यू कैन सी, जैसे कि लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है, द रेशियो ऑफ द साउंड इंटेंसिटी दैट कॉजेज परमानेंट डैमेज ड्यूरिंग द शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टू ऑफ द क्वाइटेस्ट साउंड दैट द ईयर कैन हियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
1 ट्रिलियन। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, इसको आप ध्यान में देखिए। ओके, ये क्या बताना चाह रहा, द रेशियो ऑफ द साउंड इंटेंसिटी दैट कॉजेस परमानेंट डैमेज, राइट। तो वो रेशियो साउंड इंटेंसिटी का जो कि एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे भी कान पे पड़ने पे परमानेंट डैमेज कर दे। ओके, राइट। तो उसके लिए जो वैल्यू आपकी है वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 ट्रिलियन होनी चाहिए। तो वो रेशियो, ट्रिलियन का मतलब आप समझते ही हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:10⁻12। ये रेशियो आपका यहाँ से निकल सकता है। बट अगेन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान में रख सकते हैं। देन देयर कम्स द लाउडनेस। Human ear does not respond equally to the all frequencies. Okay, we are much more sensitive to the sounds in the frequency range about 1 kilohertz to 4 kilohertz than to very low or the very हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो ये तो पहले से ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ह्यूमन ईयर है वो हर तरीके की फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर 1 किलो हर्ट्ज से आपकी 4 किलो हर्ट्ज तक के बीच की रेंज है, वहाँ तक तो इंसान समझ सकता है, सुन सकता है, राइट। लेकिन अगर 4 से ऊपर चला जाएगा तब की बात बिल्कुल अलग हो जाएगी, 1 से नीचे आ जाएगा तब फिर ये आपका बियॉन्ड ह्यूमन ईयर, बियॉन्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितना आप इसमें से याद कर सकें उतना आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये यूनिट दे रखी है, यहाँ पे देखिए फायर वर्क्स हो रहा है आपका, लाइक फायर क्रैकर्स वगैरह चल रहे हैं, तो 140 डेसिबल, और इससे ज़्यादा वैल्यू आपको कोई देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगी। और ये जो आपका है ये थ्रेशोल्ड 140 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे 120 से ऊपर, 130 से ऊपर आया तो फिर ये आपकी थ्रेशोल्ड होती है पेन के लिए। तो सबसे डेंजर यही है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जेट इंजन्स में भी 130 डेसिबल की बात हो रही है, ठीक है। पुलिस के सायरन है तो 120 डेसिबल की बात हो रही है। ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे लिस्ट किया गया है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपका, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर के 2 याद कर लीजिए, और बाकी फिर ये नीचे आपके ब्रीदिंग का आप देखिए 10 डेसिबल है, कुछ भी नहीं है। ओके, या आपकी रसलिंग ऑफ द लीव्स है, इसके लिए भी बहुत कम है। और या कोई फुसफुसाहट करता है कान में, बुदबुदाहट करता है, उसके लिए 30 डेसिबल है। तो कुछ आपकी बहुत कम और कुछ आपकी बहुत ज़्यादा। अगर नीचे से आप स्टार्ट करें तो ग्रीन हमेशा आप देखिए ये सब फेंट है आपकी, इन सबको फेंट की रेंज में रखा जाएगा। और इसके अलावा आप देखें कि ये मॉडरेट टू क्वाइट हो जाएगा 60 डेसिबल तक, और 70 डेसिबल पे ये लाउड है, राइट। और 80 डेसिबल पे फिर ये बहुत ज़्यादा लाउड है, राइट। फिर इसके ऊपर से फिर ये एक्सट्रीम लाउड की कंडीशंस आने लगेंगी, और टॉप में तो 140 डेसिबल जो 130, अब यहाँ पे आप 120 से अगर ऊपर जाने लगे, ठीक है। एक्सट्रीम लाउड तो खैर 90 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन 110 120 के ऊपर फिर ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये कुछ एग्जांपल्स आपके बस सिटी ट्रैफिक में क्या रेंज है आपका, रॉकेट जो कंसर्ट हेलीकॉप्टर है वहाँ पे क्या रेंज है, चेन सो जो एयरपोर्ट में है उसका क्या रेंज है। तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें से कुछ डेटा आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। ओके गाइस, देन हाउ लाउड इज़ टू लाउड, ये अभी लास्ट स्लाइड में ही बात हो गई है भी, कितना तेज आपके नुकसान कर सकता है। सो यू कैन सी हियर, गवर्नमेंट रिसर्च सजेस्ट द सेफ एक्सपोजर लिमिट इज 85 डेसिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये पहले पूछा भी जा चुका है। तो 85 डेसिबल तक तो सेफ है, इसके ऊपर फिर आपका है ये सारी की सारी एनोइंग नॉइज हो जाएंगी जो कि प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। और 85 डेसिबल भी कब, 8 आवर्स अ डे, अगर आप 8 घंटे एक दिन में सुनते हैं तब है ये। तो नॉट ओनली द डेसिबल नंबर बट द ड्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अगेन फिर देखिए 8 घंटे लिखा जरूर है, लेकिन ये 8 घंटे सबके लिए फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हर बॉडी, हर जो ह्यूमन बीइंग है, इन सब का सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका, इनकी कैपेसिटीज़, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। तो 8 आवर्स दिया जरूर है बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड, किसी के लिए 10 घंटे भी हो सकता है, किसी के लिए 6 घंटे भी हो सकता है। ओके, सो योर हियरिंग कुड बी एट रिस्क ऑफ द डैमेज इफ़ यू आर कंटिन्यूअली एक्सपोज टू द हाई वॉल्यूम ऑफ द साउंड्स। तो आपकी हियरिंग जो है वो तब आपकी ख़राब होने लगती है जब आप हाई वॉल्यूम में लगातार रहें। तो यहाँ से ये फिर वही पिछले वाली स्लाइड है,
उसको आप देखें इतना है, तो थ्रेशोल्ड 140 पे ये बता रहा है भाई यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब तक अप टू दिस दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ से फिर जो है आपका ये नुकसान करने लगेगा। ओके, और यहाँ से नीचे आप देखिए ये सब आपके वही पिछली वाली जो स्लाइड्स हैं उसको यहाँ पे समझा रखा है। ओके, तो गन शॉट और फायर वर्क्स ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए लाउडनेस की बात तो हमने काफ़ी कर ली, डेसिबल की बात भी कर ली। देन देयर कम्स द फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी देखिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी फर्स्ट ईयर्स के लिए तो ये समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए इस तरीके से एक यहाँ पे तो ये वेव दिखा रखी है, तो आई वॉज स्टार्टेड विद एक्चुअली द साइन वेव, यहाँ पे तो कॉस वेव बना हुआ है, बट उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, उतना उतने में मतलब टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़र्क तो खैर बहुत है। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसमें मेजर की जाती है, पर सेकंड में, एंड दैट पर सेकंड इज नोन एज द हर्ट्ज। ओके, सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू द 1 वेव पर सेकंड। और एक वेव का मतलब क्या है, एक वेव देखिए ये इसको बोलते हैं आपका ट्रफ, और इसको बोलते हैं आपका क्रस्ट। तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये वाला इन सब को मिला के एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर एक साइकिल आपने लेना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने आना पड़ेगा। ओके, तो किन्हीं भी आपके आप डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक का भी ले सकते हैं, तो एक साइकिल ये कंप्लीट हो जाता है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको ये फ्रीक्वेंसी है आपका। ठीक, तो 1 वेव पर सेकंड, एक सेकंड में एक वेव। ओके, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है और लाउडनेस अलग है। लाउडनेस इज वेरी गुड अप टू 85 डेसिबल्स। ओके, बट इट व्हेन इट कम्स टू द फ्रीक्वेंसी तो फिर आप समझेंगे ये रेंज आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हो सकती है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। देन यू कैन सी हेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब मैं इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस से आपसे पूछा जाना है, बहुत डिटेल में नहीं आना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, और फ्रीक्वेंसी के अलावा ये ऑक्टेव दे रखे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन है, से एक फॉर एग्जांपल 16 से 32 हर्ट्ज। ओके, 16 टू 32 हर्ट्ज। ठीक, और फर्स्ट ऑक्टेव फर्स्ट की बात करेंगे, द लोअर ह्यूमन थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड लोएस्ट पेडल नोट्स ऑफ द पाइप ऑर्गन। तो ये एग्जांपल दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से ये आपका देखिए एक्सपेरिमेंट है, जो फ्रीक्वेंसी वाला आप एक्सपेरिमेंट 12th में करते थे, ये उसके लिए है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ठीक है इतना टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्लाइड याद रख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आपके लिए हो सकती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो सकती है, एंड यू कैन ईजीली स्किप दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है देन यू कैन go to this slide, you can go through this slide also. Okay, and see now you can see CNEL, ये एक एब्रीविएशन है जिसको आप कम्युनिटी नॉइज इक्विवेलेंट लेवल बोलते हैं, और ये एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, यू कैन सी हियर, सी CNEL is a weighted average of the noise level over time. इट इज़ यूज टू कंपेयर द नॉइजनेस ऑफ द नेबरहुड्स। तो आप CNEL जो आपका कम्युनिटी नॉइज इक्विवेलेंट लेवल है, ये आपका नॉइस का लेवल है ओवर टाइम पे, और इसको अक्सर आप देख सकते हैं कि आपके नेबरहुड में कितना नॉइज है उसको कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, हालांकि यू कैन सी हेयर, CNEL इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द रेगुलेशंस ऑफ द एयरपोर्ट नॉइज इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग कम्युनिटी। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे होती है, तो उसके आसपास में जितनी कम्युनिटी है ये आपका वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और ये पैरामीटर भी आपके जो हैं नॉर्म्स जो हैं मेंटेन रहने चाहिए। ओके, द CNEL एक्सीडिंग द 60 डेसिबल इज जनरली कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल फॉर अ रेजिडेंशियल नेबरहुड। तो ये भी पता होना चाहिए। देखिए 85 डेसिबल तो आपको याद है ही कि ये आपका जो है आपका 85 डेसिबल जो है वो कंफर्ट है, लेकिन फिर भी आप देखें नेबरहुड की बात करें, अगर आपके जस्ट इमीडिएट विसिनिटी में आप कहीं पे रह रहे हैं, तो ये अगर 60 डेसिबल से फिर ऊपर जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको नॉइस पोल्यूशन फिर आप बोल सकते हैं। ओके, देन एक्सेप्टेबल, अब देखिए ये कुछ रेंजेस हैं, इसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। रेजिडेंशियल के लिए अब देखिए ये बहुत डिटेल में है, बेडरूम में 25 दे रखी है वैल्यू इसने नॉइज लेवल की, डेसिबल में ही होगी ऑफ कोर्स। ओके, लिविंग रूम के लिए 40 है,
ठीक, ये तो रेजिडेंशियल है। फिर कमर्शियल में देखिए, एक ऑफिस है या कॉन्फ्रेंस हॉल है या रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अलग है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी वर्कशॉप है, लेबोरेटरी है, वहाँ के लिए अलग है। एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान रख लीजिए आप। क्लासरूम में 35 से 40 होनी चाहिए, लाइब्रेरी में 30 से 40 होनी चाहिए, और हॉस्पिटल्स में इतनी होनी चाहिए। बट अगेन दीज डेटा एक्चुअली नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जरूर इसको याद रख सकता है। ओके, देन द इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये पहले भी हम इसको एक पिक्चर में आपको दिखा चुके हैं, दिस पर्टिकुलर वन। तो साउंड लेवल मीटर्स, ये मेजर करता है इंटेंसिटी को डेसिबल में। ओके, फिर ऑक्टेव बैंड भी आते हैं। ऑक्टेव्स की बात हमने लास्ट लाइन में करी। ऑक्टेव बैंड फ्रीक्वेंसी एनालाइजर भी होते हैं। इसका सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए, कैसे काम करता है, क्या टेक्निकल है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन देयर कम्स द ऑडिमीटर। ओके, ऑडिमीटर जो है मेजर्स द हियरिंग एबिलिटी। ऑडिमीटर जो है वो हियरिंग एबिलिटी को मेजर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो साउंड लेवल मीटर है वो डेसिबल में इसको मेजर करता है। ये डिफरेंस आपको पहले और तीसरे में पता होना चाहिए। ओके, देन द इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर। अब दो तरीके के इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा। फर्स्ट इज द ऑडिटरी इफेक्ट्स। ऑडिटरी इफेक्ट्स में जैसे हियरिंग लॉस होता है, टेम्परेरी हियरिंग लॉस, परमानेंट हियरिंग लॉस। ओके, एंड देन देयर कम द नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स का मतलब क्या होगा, जिससे सुनाई देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं। नॉन ऑडिटरी का मतलब मेंटल हेल्थ, ठीक है, जहाँ से आपकी नॉइज जो है आपकी मेंटल हेल्थ को, अगर आप स्ट्रेस आपको क्रिएट करने लगे तो वो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स के नाम से आप जानेंगे। ओके, इसके अलावा अब यहाँ से आप देख सकते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स। ओके, सो टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ द ऑडिटरी थ्रेशोल्ड इज नोन एज द टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इसका देखिए, शिफ्ट, टेम्परेरी शिफ्ट्स का मतलब क्या है, ऑडिटरी इफेक्ट्स का क्या होता है। मान लीजिए सी फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी एक पब के अंदर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आपकी क्रिएट होती है। ओके, और अचानक से उसके अंदर आप जैसे नए नए गए तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो फिर आप तेज बोलेंगे या कान थोड़ा सा नज़दीक ले जाएंगे बोलने वाले के सुनने के लिए। ओके, तो लेकिन बाहर आएंगे तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो अंदर जो इफेक्ट है आप थोड़ी देर के लिए हैं, दैट इज द टेम्परेरी शिफ्ट और टेम्परेरी इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन द सेकंड कम्स, इट अपीयर्स इन द 90 डेसिबल रीजन एंड ग्रेटेस्ट एट द 4000 हर्ट्ज। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डेसिबल तो ठीक ही है, लेकिन इसका देखिए फिर 4000 हर्ट्ज ही होना चाहिए। दोनों लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों की दोनों इसने दे दी है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, विस्लिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स, ये इसके एग्जांपल है। देन फुल रिकवरी ऑफ फ्रॉम TTS, right? TTS is temporary threshold shift, can be achieved approximately into 2 to 10 minutes। तो 2 से 10 मिनट में फिर ये आपका जो है ठीक भी हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हैं और इंडस्ट्री के अंदर कुछ विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनें वगैरह चल रही हैं, तो बहुत तेज़ आवाज़ वहाँ पे आप मान लीजिए 1 आध घंटा एक्सपोज रहते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं तो नॉर्मल रिकवर करने में इसको आपको 2 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। दैट इज़ योर TTS एक्चुअली, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ओके, देन देयर कम्स द डेफनेस। डेफनेस का मतलब क्या है कि बहरा जब हो जाएगा, आदमी को बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। द मोस्ट सीरियस पैथोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, टेम्परेरी हियरिंग लॉस इज ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्सपोजर टू द नॉइज बिकम नॉर्मल आफ्टर अ पीरियड ऑफ द 24 आवर्स। तो अगर टेम्परेरी है तो लगभग 24 घंटे के बाद ये ठीक हो जाता है। ओके, और अगर इसके बाद ठीक नहीं होता तो फिर वो परमानेंट हियरिंग लॉस में आ जाता है। इसके लिए रेंज आप 4 से 6000 हर्ट्ज की ही लेंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज इफेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, then there comes the next permanent hearing loss. Okay, and permanent hearing loss यहाँ पे आप देखें क्या है, is due to the repeated और continuous exposure to the 100 डेसिबल। भाई 85 डेसिबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 85 के ऊपर सब फिर आपके वो थ्रेशोल्ड आने लगते हैं, पेन के थ्रेशोल्ड आने लगते हैं, एक्सट्रीमली लाउड लेवल होते हैं। तो 100 डेसिबल की अगर आप बात करें, इसमें रहें और कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहे, तो देन यू मे सफर फ्रॉम द PHL, permanent hearing loss. Okay, minor changes or the complete destruction of the organ cautineural damage occurs। तो जो आपका कान है उसके अंदर ये अब, और बहुत ज़्यादा इसकी जूलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनाटॉमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ सकते हैं कि कान खराब होना जिसको बोलते हैं, वो उतना आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए। ओके, सो इफ दिस परमानेंट हियरिंग लॉस happens in the industries, it is called the occupational hearing loss। so guys, एक important point यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे,
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की हम इसकी बात करते हैं, तो कोई भी बंदा जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे काम करने के कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होते हैं, और वो नुकसान जो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हेयरिंग लॉस से रिलेटेड है, या ठीक इस तरीके से जो लोग रेगुलर आपके केमिस्ट्री लैब में लैब अटेंडेंट वगैरह जीवन भर काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल से एक्सपोज होते हैं, तो एक समय बाद उनको ब्रीदिंग ट्रबल्स होने लगते हैं, तो ये सब आपके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज द एक्सपोजर टू द 160 डेसिबल विल रप्चर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये कान के अंदर की एक मेम्ब्रेन है, 180 डेसिबल से अगर आप लगातार इसमें एक्सपोज होते रहते हैं तो ये डैमेज हो जाती है। तो खैर इसकी इतनी जानने की जरूरत नहीं, बट परमानेंट हियरिंग लॉस एंड टेम्परेरी हियरिंग लॉस इतना ही आप जाने। ओके, देन देयर कम्स द नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। तो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं उसे आप देखिए। इंटरफेरेंस विद द स्पीच, रेडियो, म्यूजिक, टेलीविजन एंड अदर्स। ओके, ये सब इनके सोर्सेज हो सकते हैं। देखिए पिक्चर में दिखा रखा है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इनके कान यहाँ पे ये कानों में हाथ लगा रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल एकदम से हेडेक भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है, बीपी शूट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं जो कि नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नॉन नॉइज इंटरफेयर विद स्पीच कम्युनिकेशन। स्पीच कम्युनिकेशन तो हो गई, बहुत ज़्यादा नॉइज होगी तो अगर इस एक्स ने वाई तक कोई बात पहुँचानी है तो तेज़ बोलना पड़ेगा। ये सारे इफेक्ट्स हैं आपके। ओके, फॉर गुड स्पीच इंटेलिजिबिलिटी स्पीच साउंड डेसिबल नीड टू बी इंक्रीज बाई 12 डेसिबल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये गुड स्पीच के लिए वैल्यू आपकी बता रहा है, बट अगेन इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन द अनोयंस। अनोयंस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसको बोलते हैं दिमाग खराब हो जाना एकदम, वो बात करेंगे। तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फीलिंग ऑफ द डिस्प्लेजर, न्यूरोटिक पीपल आर मोर सेंसिटिव टू द नॉइज। ठीक है, जिनको न्यूरो से प्रॉब्लम है, न्यूरोटिक पीपल हैं और जो सफ़र करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम से, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, then you can see the workman exposed to the higher intensity of the noise will have the irritation, short tempered and impatient। तो ये भी फीचर्स कई में देखा जाता है कि ऐसे लोग जो कि आपका हाई इंटेंसिटी नॉइस पे काम करते हैं वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है उनमें, तो ये भी आपकी नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स में आता है। ओके, नॉइज इम्पल्सेस मोर अनोइंग देन अ स्टेडी नॉइज। तो जो इम्पल्सेस जो आपकी होती हैं, राइट, पल्स आप समझती हैं एक शॉर्ट बस टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी जो दिया जाता है, ये ज़्यादा दिक्कत करता है स्टेडी नॉइज से। इसका एग्जांपल क्या है कि भाई एक तेज नॉइज में एक आवाज़ जो है लगातार आपकी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी यू कैन एडजस्ट वेरी इजीली। लेकिन अगर उतनी ही नॉइज थोड़ी थोड़ी देर में आपके कान के पास लाके तेज छोड़ के फिर बंद कर दे, पल्स के फॉर्म में देने लगे, तो वो ज़्यादा एनॉय आपको करेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये उसको बताने की बात कर रहा है। ओके गाइज, देन यू कैन सी द इट कैन ऑल्सो कॉज द मेमोरी लॉस, सिवियर डिप्रेशन एंड द पैनिक अटैक्स। तो ये सब आपके नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं जिसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, ओके, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, then your efficacy, okay, this efficacy again you see non auditory effect है ये आपका। reduction in noise is always found to increase the outcome। तो खैर एफिकेसी को आप अगर आप ये देखें रिडक्शन अगर कर देंगे नॉइज में तो इट्स फाउंड टू इंक्रीज द आउटकम, तो आउटकम जो है वो आपका बेटर हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसका कहने का मतलब ये है। देन नंबर 6 इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सी स्टार्टल एंड डिफेंस रिएक्शन लीडिंग टू द पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो खैर इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था किस तरीके से बीपी वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। देन देयर कम्स द हार्ट रेट, ओके, देन द ब्रीदिंग, स्वेटिंग, giddiness, nausea, fatigue, sleep disturbance, right, visual disturbance. Besides affecting health, it is significant factor in the economic loss also। खैर पॉल्यूशन है तो हमेशा इसको हम प्रॉपर्टी से, पॉल्यूशन को हम हमेशा ही प्रॉपर्टी से आपका कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ओके गाइज, ये मैं पहले बता चुका हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो डेफिनेशन भी पॉल्यूशन का आता है उसमें आपका जो प्रॉपर्टी वर्ड है वो इंक्लूडेड रहता है, और ये क्लासेस में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ रिलेट करके। ओके, देन अब जैसा कि इससे पहले बात हुई थी कि सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बाकी औरों को भी देखना है, तो इफेक्ट्स ऑन अदर एनिमल्स एंड द अदर लिविंग थिंग्स, तो इसको भी कंसिडर करना है। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना देखें, बर्ड्स अवॉइड माइग्रेटिंग टू प्लेस वेयर द नॉइज लेवल इज
अबव 100 डेसिबल। तो जहाँ पे 100 डेसिबल से ज़्यादा है तो उस माइग्रेटरी रूट को बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। देन इसके अलावा बाकी आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। और इसके अलावा देखें तो ये पॉइंट अगर आप देखें, द नॉइज एमिशन कॉज बाय द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, रेलवे नॉइज एमिशन एक्सेट्रा मे कॉज मिसकैरेज इन द मैमल्स एंड द फिशेस। तो फिशेस और मैमल्स में जो आपका मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, उनकी जो यंग जनरेशन न्यू बॉर्न उनके आने वाले हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, देन इफेक्ट्स ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की तो बात हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है, देखिए। हाई इंटेंसिटी एक्सपोजर कैन ब्रेक द ग्लास पेन्स एंड द वाइब्रेशन इन द बिल्डिंग्स। तो ये तो आपने देखा ही है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका, ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो ये कई तरीके से अफेक्ट कर सकती है। आपने कई सारे प्रोग्राम्स में देखा है कि बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करके अपने मुंह से, राइट, अपने थ्रोट से प्रोड्यूस करके ग्लास तोड़ने की प्रैक्टिस और ये सब लोग दिखाते हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इफेक्ट आपके इसके हो सकते हैं, ठीक है। और सी द नॉइज बूम्स कॉज क्रैक्स इन द नेशनल एंड द आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज द वेरी हाई लेवल्स ऑफ द नॉइज आर द कॉज ऑफ द क्रैक इन द हिल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप कोई ऐसे इलाके में रह रहे हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली नैनीताल में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे चाइना पीक के आसपास ही हम रहते हैं। और आजकल तो खैर थोड़ा थोड़ा फिर से ये गिरना भी शुरू हो रहा है। तो दिवाली के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब बहुत ज़्यादा पटाखे फूटते हैं, तो कहीं इन पटाखों से इसमें क्रैक ना आ जाए। तो ये इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक, ये इफेक्ट आपके बिल्डिंग्स में भी आ सकते हैं और मॉन्यूमेंट्स में भी आ सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इसका इफेक्ट है। ओके, इसके अलावा आप देखें WHO पिरामिड है। तो WHO पिरामिड ऑफ नॉइज़ है। तो यहाँ पे आप देखें नंबर्स ऑफ पीपल अफेक्टेड और ये उनके लेवल्स बता रखे हैं, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत हमको है नहीं। ओके, देन ठीक है, नॉइज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने का या चेक करने के क्या तरीके हैं। हैवी व्हीकल शुड नॉट बी अलाउड इन द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, नहीं करने चाहिए। प्रेशर हॉर्न शुड प्रोहिबिटेड। तो हॉन्किंग जो है आपकी ये प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, फालतू में आप ना प्रेशर नॉइज यूज़ करें। ओके, ट्रैफिक शुड बी रिड्यूस, ट्रैफिक कम होना चाहिए। रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जानने के बाद भी बहुत कम लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, देन थर्ड, improve acoustic insulation of the buildings, construction of the detached buildings and soundproof rooms। तो ये तो खैर अब स्मार्ट सिटीज़ भी छोड़िए, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो गई। हिंदुस्तान में तो रहने के लिए जगह नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटैच्ड बिल्डिंग और साउंड प्रूफ रूम्स ये यहाँ के लिए फिर एप्लीकेबल इतना नहीं हो सकता फ़िलहाल, अभी गरीब देशों के लिए नहीं है। इंडस्ट्रीज़ एंड द रेलवेज, कंट्रोल ऑफ द नॉइज एट द सोर्स, प्रोटेक्टिव ग्रीन बेल्ट मस्ट बी लेड, राइट, मार्शलिंग यार्ड्स, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो ये सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सपोज पर्सन। अब इसमें अगर जो पर्सन जो एक्सपोज हो गया है नॉइस के लिए, जैसे ये पिक्चर में देखें, ये बंदा कहीं पे जो है फर्श को तोड़ने का काम कर रहा है, और इस फर्श में क्योंकि ये सीमेंट से बना हुआ है तो इसके लिए मशीन यूज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो अपने कानों को बचाने के लिए इसने गैजेट देखिए कान में लगा रखा है ताकि नॉइज़ ना आए। ठीक उसी तरीके से आप प्रोफेशनल शूटर्स को भी देखते हैं, जो कि प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं, जब वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके कान में ये प्रोटेक्टिव गियर्स लगे हुए होते हैं। तो हमेशा जो पर्सन, जो आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड की बात होती है, उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होने चाहिए। ओके, सो एयर प्रोटेक्शन फॉर ऑल मोर देन 85 डेसिबल इन 150 हर्ट्ज। तो 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 85 डेसिबल पे अगर है तो इनके लिए फिर प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिकल ऑडियोग्राम चेकअप। तो पीरियोडिकल ऑडियोग्राम चेकअप, अब ये भी डेवलप कंट्रीज़ की बात गई, हिंदुस्तान में कोई इतना नहीं पूछता है। ठीक है, यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है आपका, ईयर मफ्स ये सब यूज़ हो रहे हैं। देन लेजिस्लेशन, देयर कम्स द एक्चुअली यहाँ पे जो कानून की बात होती है उसकी बात करेंगे। सो मैनी स्टेट्स हैव अडॉप्ट द लेजिस्लेशंस। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बैन्स यूज़ ऑफ द फायर क्रैकर्स विद द हाई डेसिबल लेवल्स। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, अगर आप देखें, कि हाई डेसिबल लेवल्स पे जो आपके फायर क्रैकर्स होते हैं वो बैन भी किया है। और आपको ध्यान भी देना चाहिए, दिस कोरोना पेंडेमिक में भी छत्तीसगढ़ इज़ द सेकंड स्टेट ऑफ द इंडिया जहाँ पे आपके इन्फेक्टेड पर्सनस के डबल होने का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, समवेयर अराउंड 89 डेज आफ्टर ईयर से हिमाचल प्रदेश में शायद सबसे बढ़िया स्थिति इस समय है, जहाँ पे 100 कुछ दिन में आपका
ये डबल हो रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया जोन छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश भी हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, इसी से पता चलता है कि कोरोना के लिए भी शायद उन्होंने कुछ ना कुछ बढ़िया इंतजाम किए हों। ओके, then there's the continuation of that legislation, guys. So you can see here the Central Pollution Control Board, that is called the CPCB. This is important. This is called CPCB, Central Pollution Control Board, constituted a committee on the noise pollution. The committee recommended noise standards for the ambient air and for automobiles, domestic appliances and construction equipments, which were later notified in Environment Protection Act or Environment Protection Rule, that is 1986. ओके, देन इसके अलावा ये आपके कोर एरियाज हैं, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सो यू कैन इजीली स्किप दिस स्लाइड। देन पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, तो ये आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अगेन ये नॉलेज देने वाली बात है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नाइस लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल पार्टीज अटेंडिंग टू यूज द लाउड स्पीकर फॉर एनी ओकेजन। आजकल आप देखें जैसे यूपी में योगी गवर्नमेंट है, उन्होंने मंदिरों से और मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकलवा दिया है। फालतू का हल्ला नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, और स्टेट्स ने भी अडोप्ट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, कहीं से भी है, इसको हटा देना चाहिए, राइट। लाउड स्पीकर शुड नॉट बी यूज एट द नाइट। अब ये तो आप देखें नाइट एट बिटवीन 9 PM to 6 PM, तो 9 से 6 तो ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ 10 बजे बाद देखिए शादियों में भी डीजे वगैरह बनने बंद हो गए हैं। देन लाउड स्पीकर शुड बी डायरेक्टेड एट द ऑडियंसेस एंड नॉट अवे फ्रॉम द ऑडियंसेस। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है उसको डायरेक्ट करना चाहिए ऑडियंस की तरफ, उनसे दूर नहीं रखना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन ना फैले। लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउड फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये नहीं होना चाहिए, बट इसमें सब में शुड नॉट भी है, लेकिन कितना माना जा रहा है ये एक अलग बात है। ओके, द परमिटेड स्ट्रेंथ ऑफ द पावर एम्पलीफायर should be just adequate to cover the audience, and noise level beyond the boundary limit of the noise source premises should not be increased by more than the 5 decibel। तो जितना आपका परमिसिबल लेवल है उससे ±5 तो चल सकता है परसेंटेज एरर के तौर पे, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, देन एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में भी, यहाँ पे भी आप देखें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो अगेन यू कैन स्किप द स्लाइड क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा है, इतनी शायद ज़रूरत भी नहीं है, बट यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस if you want। okay, then burning of the firecrackers, ये बात हो चुकी है, दिवाली में पटाखे जलाना, क्रिसमस पे पटाखे जलाना, न्यू ईयर पे पटाखे जलाना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, तो ये सब हमने इस स्लाइड में यहाँ पे समराइज किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप देखें फिर क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर्स में किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। Under Section 268 of the Indian Penal Code 1860, noise is actionable as the public nuisance। तो सेक्शन 268 में आपके 1860 इंडियन पेनल कोड में नॉइज़ को जो है एक एक्शनेबल पब्लिक न्यूसेंस माना गया है। इसका मतलब है कि इसकी कंप्लेंट हो सकती है, तो केस भी बन सकता है। इन सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी, अब ये देखिए, ये मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज है नहीं, बट वट एवर इज़ गिवन इन द स्लाइड आई एम रीडिंग फॉर यू, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। ओके, सो सेक्शन 290 ऑफ द आईपीसी विच प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट विच मे एक्सटेंड टू द 200 रुपीज़। अच्छा, 200 रुपये का ही फाइन है, ज़्यादा नहीं है। ओके, इसके अलावा आप देखें बहुत सारे यहाँ पे आपके प्रोविजंस दे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड लास्टली यू कैन सी कैसे करें भाई, एजुकेशन दें, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलवाएं, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद लोगों को शिक्षित करें इन्वायरमेंट के लिए, यही एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ईयर नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।